नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके सामने बिहार की राजनीति के उस अनकहे पहलू को लेकर आए हैं जो सतह के नीचे कई दिनों से सुलग रहा था। एक ऐसी सच्चाई जो केवल आंकड़ों और जीत हार के पार जाकर एक पार्टी के आंतरिक भूकंप और एक गठबंधन के टूटते विश्वास की कहानी कहती है। यह सुनने के बाद आप न सिर्फ दंग रह जाएंगे बल्कि बिहार की भविष्य की राजनीतिक दिशा को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर जो हलचल मची है वह सामान्य नहीं है। यह एक गहरे संकट की गूंज है। महज 6 सीटों पर सिमटी एक पार्टी जिसने 61 पर दांव लगाया था, अब अपने ही आईने में शून्य देख रही है। और यह आईना कोई और नहीं, पार्टी की हालिया समीक्षा बैठक थी। यह बैठक सिर्फ आंकड़ों का हिसाब किताब नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक प्रतिबाधा से मुक्ति की तलाश थी। इसमें चुनावी हार के उन सभी कारणों को बारीकी से उघाड़ा गया जिन पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। देर से हुआ सीट बंटवारा, गठबंधन सहयोगी आरजेडी के साथ बढ़ती खटास, पार्टी के भीतर की गुटबाजी और वह अदृश्य फ्रेंडली फायर जिसने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, ये सभी पहलू उस बैठक में इतने बेबाक तरीके से सामने आए मानो पार्टी ने अपने घावों पर नमक छिड़ककर उन्हें भरने का जोखिम उठाया हो। इस ऐतिहासिक बैठक में मौजूद थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद थे। वे सभी वरिष्ठ नेता और वे चेहरे जिन्हें जनता ने नकार दिया था। राहुल गांधी ने शुरुआत में ही एक स्पष्ट निर्देश दिया था, व्यक्तिगत आरोपों की राजनीति नहीं बल्कि हार के वास्तविक और ठोस कारणों पर ईमानदार चर्चा। यही वह आधार था जिसने इस बैठक को एक सामान्य गपशप से ऊपर उठा दिया। उम्मीदवारों को छोटे छोटे सरकार के मुंहों में बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि मैदान में उन्होंने क्या महसूस किया। क्या वह जमीन से जुड़ी वजहें थीं जिन्हें दिल्ली की हवाओं ने अनदेखा कर दिया। ये प्रक्रिया इतनी गहन थी कि कहीं न कहीं पार्टी के भीतर की दरारें और चौड़ी होती नजर आईं। 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई तीखी बहस इसका सबूत थी। हालांकि बाद में इसे मामूली बताकर टालने की कोशिश हुई। हार का पहला और सबसे बड़ा कारण जो सामने आया वह था महागठबंधन की नींव में दरार। सीटों का बंटवारा इतना देर से और इतने विवादास्पद तरीके से हुआ कि कई उम्मीदवारों के पास प्रचार के नाम पर महज कुछ दिन बचे थे। मतदाता भ्रमित थे। वोटरों को यह तय करने में दिक्कत हुई कि वास्तव में महागठबंधन का चेहरा कौन है। यह भ्रम केवल मतदाताओं तक सीमित नहीं था बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी यही असमंजस था। दूसरा बड़ा कारण था पार्टी के भीतर का अदृश्य युद्ध। गुटबाजी इतनी गहरी थी कि कई सीटों पर पार्टी के अपने ही नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। इसे फ्रेंडली फाइट का नाम दिया गया, लेकिन इस फायर ने पार्टी की ही चूलें हिला दी। उम्मीदवारों ने शिकायत की कि उन्हें संगठन का पूरा सहयोग नहीं मिला, बल्कि कुछ मामलों में आंतरिक विरोध का ही सामना करना पड़ा। एक विशेष चिंता का विषय रहा सीमांचल क्षेत्र। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोटों को सफलतापूर्वक बांटने का काम किया। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा था जिसने महागठबंधन के लिए एक सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में भी उलटफेर कर दिया। इसने न सिर्फ वोटों को बांटा बल्कि सामाजिक समीकरणों पर एक स्थायी सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन यह बैठक केवल बिहार तक सीमित नहीं थी। इसमें देश भर के उन मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई जो आज की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई ने बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने साफ कहा कि सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, कार्यपालिका के पास नहीं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर किसी की संपत्ति को असंवैधानिक तरीके से गिराया जाता है तो सरकार को उसे दोबारा बनवाना होगा और यह खर्च उस अधिकारी से वसूलना होगा जिसने गलत आदेश दिया। ये एक मजबूत संवैधानिक दखल था। निर्वाचन आयोग की विभेदित मतदाता सूचीकरण प्रक्रिया पर भी सवाल उठे। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां लाखों मतदाताओं के नाम पुराने रजिस्टर से मेल नहीं खा रहे, यह प्रक्रिया चिंता का कारण बनी हुई है
क्या यह प्रशासनिक खामी है या कोई सोची समझी राजनीतिक चाल? इस सवाल ने बैठक में गंभीर बहस को जन्म दिया। देश के अन्य हिस्सों से आ रही राजनीतिक हलचल भी चर्चा का हिस्सा बनी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर उठे विवाद ने कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती खड़ी की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आश्वासन दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमलों की रफ्तार और तेज कर दी है। उनका साफ कहना है कि उनकी सरकार सिर्फ संविधान की बात मानेगी, केंद्र के निर्देशों की नहीं। यह टकराव की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर जो टिप्पणी की वह हर सरकार के लिए एक सबक है। कोर्ट ने कहा कि उनके पास हवा साफ करने की कोई जादुई छड़ी नहीं है। यह कठोर वास्तविकता का एहसास कराता है कि पर्यावरण संकट का समाधान त्वरित राजनीतिक दिखावे से नहीं बल्कि वैज्ञानिक और स्थायी नीतियों से ही निकलेगा। असम सरकार ने बहुविवाह के खिलाफ जो सख्त कानून पारित किया है उसे एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। 7 साल तक की जेल और मुआवजे का प्रावधान समाज सुधार की दिशा में एक साहसिक पहल है। यह दस्ताल के साहसिक पहल है, दर्शाता है कि राज्य स्तर पर भी बड़े और संवेदनशील सामाजिक बदलाव की पहल संभव है। बिहार की इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी में चल रहे विरोध और बगावत के मुद्दे ने भी गर्माहट पैदा की। दीपक प्रकाश के मंत्री बनाए जाने को लेकर पैदा हुई नाराजगी इतनी तीव्र थी कि कई नेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया। यह विद्रोह न सिर्फ महागठबंधन के लिए बल्कि विपक्षी गठबंधन एनडीए के लिए भी एक संदेश है कि नेतृत्व में असंतोष की आग कितनी तेजी से फैल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबके बाद कांग्रेस का रास्ता क्या है। बैठक में एक स्पष्ट स्वर उभरा, संगठन को मजबूत करना और एकल नीति अपनाना। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। गुटबाजी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें रातों रात नहीं खत्म किया जा सकता। गठबंधन सहयोगी राजद के साथ संबंधों में आई खटास को दूर करने के लिए न सिर्फ रणनीतिक बल्कि भावनात्मक स्तर पर काम करने की जरूरत है। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। भविष्य की रणनीति पर हुई चर्चा में कुछ मुख्य बिंदु सामने आए। पहला, संगठन के भीतर गुटबाजी को खत्म करने के लिए एक सख्त और पारदर्शी आचार संहिता लागू करना। दूसरा, गठबंधन सहयोगियों के साथ लगातार संवाद और समन्वय का एक मजबूत मैकेनिज्म बनाना ताकि अगली बार सीट बंटवारे में देरी की गलती न दोहराई जाए। तीसरा, उम्मीदवारों का चुनाव पुराने तरीकों से हटकर जमीनी सर्वेक्षण और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर करना। चौथा, सोशल मीडिया और स्थानीय माध्यमों के जरिए जनता से सीधा, सकारात्मक और मुद्दा आधारित संवाद स्थापित करना। इसके साथ ही स्थानीय मुद्दों, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्या पर केंद्रित एक ठोस एजेंडा तैयार करना होगा। केवल विरोध करने की राजनीति अब काम नहीं आएगी, विकल्प पेश करने होंगे। जनता को यह बताना होगा कि अब एक बादासी घर वे आपको चुनते हैं तो उनके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदल चुकी है। कांग्रेस के भीतर का संकट सिर्फ एक पार्टी का संकट नहीं है बल्कि यह भारतीय विपक्ष की उस बड़ी चुनौती का प्रतीक है जहां गठबंधन की राजनीति और आंतरिक एकजुटता के बीच संतुलन बनाना हर बार मुश्किल होता जा रहा है। महागठबंधन की विफलता केवल सीटों की हार नहीं बल्कि एक विचार की हार है। वह विचार जिसमें एकजुट होकर लड़ने का वादा छिपा था। यह बैठक एक अंत की शुरुआत है या फिर एक नई शुरुआत का आधार इस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस अपने अंदर झांककर जो कुछ देख रही है उसे बदलने की हिम्मत कितनी दिखाती है। क्या वह अपने भीतर के भूतों से पार पाकर एक नए, मजबूत और जनता से जुड़े संगठन के रूप में उभरेगी या फिर यह आत्मविश्लेषण भी दफ्तरों की फाइलों में दबकर रह जाएगा। आने वाले दिनों में पार्टी की हर गतिविधि, हर बयान और हर रणनीतिक कदम इस सवाल का जवाब देगा। बिहार की जनता और पूरे देश की नजरें
अब इसी पुनर्जन्म की प्रक्रिया पर टिकी हैं, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत है और यह लड़ाई, जैसा कि हमने कहा, सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को जवाबदेह और जन केंद्रित बनाने की है। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी कहानी बिना किसी लाग लपेट के। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी गहन और अनकही राजनीतिक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। याद रखिए, सूचित नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र की नींव होता है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।